हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सीटेट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नए हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग सीडीपी अच्छे से पढ़ चुके हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। राजेश जो है आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, शिक्षक अभिमुक्त शिक्षार्थी है या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो जैसे कि बात किया जाए आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी क्या है। ठीक है, तो आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी वो है जो कोई कार्य अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए, उसे पुरस्कार से मतलब नहीं है, उसे समाज में दिखावे से मतलब नहीं है, उसे वो चीज करने से खुद को संतुष्टि मिलती, खुद को अच्छा महसूस करता है, केवल इसलिए वह उस चीज को करता है। जैसे कि राजेश जो है उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना प्रिय है, वो अपने संतुष्टि के लिए पढ़ता है, ना कि क्लास में फर्स्ट आने के लिए, ना कोई पुरस्कार पाने के लिए। तो इस प्रकार के जब कोई कार्य किया जाता है तो वो आते हैं आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी के अंतर्गत। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंतरिक रूप से अप्रेरित कौन होता है और बाह्य रूप से कौन अप्रेरित शिक्षार्थी है। तो जब कोई व्यक्ति खुद की संतुष्टि के लिए, खुद को जो चीजें अच्छी लगती हैं उसके लिए, अपने मन को शांत करने के लिए तो जो कार्य करता है तो वह क्या होता है, आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी के अंतर आएगा। और जो व्यक्ति दिखावा के लिए कोई कार्य कर रहा है, क्लास में फर्स्ट आने के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए कार्य कर रहा है, तो वह क्या होते हैं, वह बाह्य रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। तो बात की गई यहाँ पे कि सूचना का विश्लेषण किसके माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो वह किया जाता है वर्गीकृत करके। कैसे किया जा सकता है, वर्गीकृत करके चीज़ों के जो है विश्लेषण या फिर सूचनाओं का विश्लेषण सबसे अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के कारण, कक्षा के साथ संबंध होने की उनके प्रेरणा के कारण, या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं, अगर उनको खोज करने की अनुमति दी जाती है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हें हतोत्साहित किया जाता है या फिर डांट दिया जाता है तो वे व्यथित मतलब दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं, ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अप्रेरणा कारण करते हैं कि उन्हें कोई जो है इग्नोर न करे, उनकी जो है जो भावना है उनकी उपेक्षा न की जा सके। तो यहाँ पे बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है। शिक्षक रूप से अपना शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने के कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो जैसे कि बात की जाए मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो होती है शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी बच्चे एक समान नहीं होते, सभी की बुद्धि एक समान नहीं होती है। तो अगर कोई टीचर जो है विविध प्रकार की शिक्षण शैलियाँ, विविध प्रकार के तरीके अपनाता है तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं हो सकता कभी। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, बिल्कुल गलत ये भी हो जाएगा। विकास और सीखना जो है समाज से भी प्रभावित होते हैं, संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी आपन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी जो है अनेक तरीकों से सीखते हैं। अपने जो है मित्रों से सीखते हैं, अपने स्कूल में सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं और खुद से कार्य करके सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है, सार्थक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात आ गई। अगर यहीं पे होता कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण है, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का ही 50-50% प्रभाव पड़ेगा, किसी का ज़्यादा पड़ सकता है, किसी का कम पड़ सकता है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष जो होता है वो योगदान जो है योगात्मक नहीं होता। कैसा होता है, गुणात्मक होता है। कैसा होता है, गुणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो बात किया जाए कि सामाजिकरण वह होता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो समाज के कायदे कानून है, समाज में जो रीति रिवाज है, उनके अनुकूल ही हमें चलना, उनके अनुसार ही हमें खुद को ढाल कर उसके साथ जो है कार्य करते रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी का अवलोकन करना। तो बात किया जाए एक कोई पीटी या फिर खेल शिक्षक है और क्रिकेट खेल में शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, तो किस प्रकार उसे मजबूत कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, कोई पीटी शिक्षक है तो जब तक बच्चों को वो चीज़ करने नहीं देगा तब तक उस चीज़ को जो है वह सिखा नहीं सकता अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ दिया गया है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे, तो यहाँ पे डैश होगा। क्या करेंगे, तर्क संगत करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे या फिर संकीर्णकरण करेंगे। तो बात किया जाए कि जो है वह विभिन्न समूहों में स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो शिक्षार्थी क्या करेंगे, एक दूसरे के जो विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण हैं, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे से सीखेंगे और उनको अपने आत्मसात अर्थात अपने साथ में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या फिर समुचितता कर लिया है। तो बात किया जाए सीता ने जो है दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने कुछ चीज़ों को जो है अपने स्कीमा में क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है।
क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर आनुभविक। तो बात की जा रही है इसमें से कि स्टैनबर्ग ने कौन सी बुद्धि के बारे में बताई है। तो सामाजिक के अतिरिक्त जो है संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभविक, इन तीनों बुद्धियों के बारे में बताया था स्टैनबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि के सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों को, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं को, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वह बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। मतलब सभी व्यक्ति जो है, सभी की बुद्धि एक समान नहीं होती है। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि का स्वरूप एकांकीन होकर बहुप्रकारी होता है, यह कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने, और मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अगला क्वेश्चन है, था पाचा ध्वनियां हैं। था पाचा कैसी ध्वनियां हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्वनिम। क्या कहते हैं इनको, इस प्रकार की ध्वनियों को कहते हैं स्वनिम। उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो बात किया जाए अगर जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना, उससे बचना है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। और पारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं, जैसे कि लड़कियों को ये खेल नहीं खेलना चाहिए, लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लड़कों को खेलना चाहिए। मैथ में अच्छे लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं अच्छी होती हैं। लड़कियां कढ़ाई बुनाई में अच्छी होती हैं या फिर खाना बनाने में अच्छी होती हैं। तो ये क्या, ये एक पारंपरिक जो है सोच बन गई है, एक परंपरा बन गई है। तो इस प्रकार की जो है सोच से हटकर हमें कार्य करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो बात किया जाए वैयक्तिक भिन्नताओं को इसलिए पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो बात किया जाए शिक्षार्थियों में जो वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग करता है या कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। जब अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे तो जो शिक्षार्थी होंगे, तो जो उन्हें उचित अवसर लगेगा, जो उचित तरीका लगेगा, उसके अनुसार वह चीज़ों को सीखेंगे। और जो भी चीज़ हमें सिखानी है वह सारी चीज़ें बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को केंद्र में रखकर बालक के अनुसार जो है चीज़ें कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस पर बल देता है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। यहाँ पे हमारा सी विकल्प बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है
और परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता होती है किस ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम, शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर, सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने पर। तो सीखने की तत्परता की किसकी ओर संकेत करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीखने के सत्तात्मक में शिक्षार्थियों का जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है इस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो एक शिक्षिका है, उसके कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षिका को कौन सा जो है वर्ड यूज करना चाहिए जिससे कि उन बच्चों को जो है क्षति न पहुंचे, मतलब मानसिक क्षति न पहुंचे और वो मतलब खुद को जो है नीचा न समझ सकें। तो इसके अनुसार उसको यूज करना चाहिए शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न या फिर व्यवहारगत विघ्न। तो जैसे कि ये जो तीन ऑप्शन दिए गए इनके द्वारा जो है अधिगम अक्षमता तो उत्पन्न हो सकती है। पूछा गया किसके द्वारा अधिगम अक्षमता जो उत्पन्न नहीं होगी, तो है सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो जैसे कि बात किया जाए समावेशी समावेशी या फिर समावेश, समावेश से बना है समावेशी। तो समावेश का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई बच्चा गरीब हो अमीर हो, भले ही वह विकलांग बच्चा हो, फिर भी उसको एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। तो समावेशी शिक्षक मतलब यही होता है और समावेशी विद्यालय एक यही तात्पर्य है कि किसी के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, जो समावेशी विद्यालय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है तो उसको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो यहाँ पे हमारा बी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अप्रेरणा के कारण या फिर बी और सी का संयोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो प्रतिभाशालिता होती है वह आनुवांशिक रचना और जो वातावरणीय अप्रेरणा होती है, इनके दोनों का जब संयोजन होता है तभी जो है प्रतिभाशालिता हो सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो जैसे कि बात किया जाए डिस्प्रेक्सिया जो होती है तो वह जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता होती है उसे कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो जैसे कि बात की जाए अधिगम निर्योग्यता, अर्थात जैसे किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वह स्थिर तो है नहीं कि इसको कभी सिखाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, ये एक चर अवस्था है, इसको बदला जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो पूछा गया है कौन सा जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो परिणामों की आशा करना जो है यहाँ पे समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है उसके लिए यहाँ पे सबसे उचित विकल्प कौन सा है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने अर्थात कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हो तो तुरंत उसको जो है ठीक नहीं करना चाहिए। जो बच्चे बोल रहे हैं, जो विचार प्रकट कर रहे हैं तो उनको प्रकट करते रहने देना चाहिए। अगर आप बीच में टोक देंगे तो उनमें क्या होती है, मानहानि, मतलब उनको अपने में जो है थोड़ा नीचा अपने को महसूस कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें टोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो जैसे कि बात किया जाए तो ये जो है सीमा है, परीक्षा में एक ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, लेकिन जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ हो जाती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है। तो इस प्रकार जो अचानक जो हो रहा है संवेग, क्या हो रहा है, संवेगात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो वह शायद वह संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है।